बयान, इन पर करुणा, अत्याचार, ये तीनों ही हैं जीवन का आधार। लेकिन आजकल अधिक उत्पादन पाने की लालसा, बेहिसाब कीटनाशक और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के कारण ये तीनों ही प्रदूषित हो चुके हैं। लेकिन इन सब से निजात पाने के भी हैं कुछ तरीके, उन्हीं में से एक है जीवाणु टीके। तो किस प्रकार जीवाणु टीकों द्वारा दलहनी फसलों के बीजों का करें उपचार ताकि हो भरपूर पैदावार, आइए इस बारे में जानते हैं कृषि वैज्ञानिक के विचार। माटी कम उपजाऊ बताए, एक दाल की फसल मिलाए, अच्छी होगी पैदावार, लागत का फिर पड़ेगा न भार। ये कहावत हमारा इशारा करती है कि फसल चक्र में कितना महत्वपूर्ण है दलहनी फसलों का योगदान। और दलहनी फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए जीवाणु टीके हम प्रयोग में लाते हैं। यह जीवाणु टीके किस प्रकार कार्य करते हैं, कौन कौन से जीवाणु टीके हैं और किन किन फसलों में हम इन्हें लगा सकते हैं, आइए इन सभी बातों की जानकारी लें आज डॉक्टर पुरुषोत्तम जी से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें जीवाणु टीकों के बारे में पूरी जानकारी दें और यह भी बताएं कि ये कितने होते हैं। जीवाणु टीका उसे कहते हैं जो जीवाणु के द्वारा खाद बनाया जाता है, उसको हम जीवाणु टीका कहते हैं। जीवाणु पौधों में नाइट्रोजन प्रदान करने वाले मुख्यतः जीवाणु हैं, जैसे राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरोलम, ब्लू ग्रीन एल्गी या उसको नीली हरित शैवाल या आजकल उसका आधुनिक नाम है साइनोबैक्टीरिया। ये मुख्यतः जीवाणु हैं जो हमारी फसलों की नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश इत्यादि प्रदान करते हैं और इससे फसल की पैदावार की वृद्धि होती है। तो डॉक्टर साहब, कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनमें हम इन जीवाणु टीकों का प्रयोग कर सकते हैं। राइजोबियम जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु है, ये दलहनी फसलों में पाया जाता है और जो दलहनी फसलों की जो जड़ें होती हैं, जिसमें गांठें होती हैं, उस गांठों के अंदर ये उपस्थित होता है। दो दलहनी फसलें हैं, यानी उड़द है या मूंग है या अरहर है, तो क्या इन तीनों में एक ही जीवाणु टीका हम लगा सकते हैं। हमें हर फसल के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का राइजोबियम प्रयोग करना है। जैसे उड़द के लिए राइजोबियम अलग है, अरहर के लिए राइजोबियम अलग है और जो आपने बताया मूंग के लिए राइजोबियम का टीका अलग होता है। टीके अच्छी किस्म के मिलें और जो टीके हम लें वो ठीक हों, उनकी तारीख भी ना निकले, इसके लिए हम कहाँ से ले सकते हैं। ये हमारे जितने भी राष्ट्रीय स्तर की कृषि शोध केंद्र हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, विश्वविद्यालय हैं, उसमें हम इन टीकों को प्राप्त किया जा सकता है। और इसको सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, इसको हम अपनी लेबोरेटरी में, प्रयोगशालाओं में हम इसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। परंतु जो मध्यम किस्म के हमारे किसान हैं, उन पे ये सुविधा नहीं होती है, तो उसके लिए हम उनको ये सलाह देते हैं कि वो इनको सुरक्षित रखने के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करें जिसमें सीधी धूप ना हो और सूखी जगह हो, और उसको हम इतना गड्ढा तैयार कर लेते हैं कि उसमें 6 से 8 इंच तक की बालू डाल देते हैं और उसे बीच बीच में पानी से उसका तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं। और इसका मुख्यतः तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होने देना चाहिए। हमने टीके ले लिए और जैसे मूंग का टीका दूसरे टाइम के लिए होता है, उड़द का टीका दूसरे टाइम के लिए होता है, तो ये हमने सुरक्षित भी रख दिए। पर जब हम टीके लगा रहे हैं दूसरी फसल में, क्या वो टीके ठीक है, इन बातों का हमें कैसे पता चलेगा। जब हम जैविक खाद किसी भी संस्था से लेके जाएं, उसको हमें बहुत सुरक्षित स्थान पर रखना है और उसको अगर हमने इसको ड्राई कंडीशन में या सीधी धूप या उसको ज़्यादा तापमान में रख दिया, खुले में रख दिया, तो जो जीवाणु है मर जाएंगे और उसका फसल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसके करने के लिए उपचारित करने के बाद इसको
तुरंत ही बो देना चाहिए। तो उपचारित करने का सही तरीका क्या है? 200 ग्राम पर एकड़ इसकी जरूरत पड़ती है जैविक खाद की, और हमको इसको 100 ग्राम पर लीटर गुड़ या शक्कर के साथ इसका घोल बना लें। अच्छा। और घोल बनाने के बाद उस बीज को इस फर्टिलाइजर से उपचारित कर दें, जिससे ये जीवाणु उस बीज के ऊपर एक परत पे चढ़ जाए और हम उपचारित करने में इसको सुविधा हो। एक ये ध्यान रखने की बात है कि जब हम शक्कर या गुड़ का घोल बनाएं वो गर्म ना हो। अच्छा। जब वो ठंडा हो जाए उसी के साथ हमें उसके साथ चिपकाना है। अगर ज़्यादा गर्म रहेगा तो वो जो जीवाणु है मर जाएगा। डॉक्टर साहब देखो जी, हम किसानों की एक आदत है कि हम यूँ सोचे हैं कि घने हम जीवाणु टीके लगाएंगे तो हमारी ज़्यादा पैदावार होगी। तो ये बताओ जी, अगर जीवाणु टीकों की मात्रा कुछ बढ़ गई तो क्या इससे कुछ नुकसान तो ना होने पाएगी? ज़्यादा जीवाणु के टीके से कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। ये जीवाणु टीका कोई हानिकारक नहीं है, कोई विषैला नहीं है। ये पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। जो फफूंदी का रोग जो पौधों में लगता है उसको रोकथाम में भी इसका विशेष योगदान होता है। कोई किसान इसका प्रयोग करे तो ये बताओ कितने पैसों की बचत वो कर सके, यानी और खाद उसे घने ना देने पड़े और कुछ ना देना पड़े, इसमें कितनी बचत हो जाएगी? राइजोबियम का जो टीका है या राइजोबियम का जीवाणु है जो इससे उपचारित करने की जो फसल के बाद हम 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नाइट्रोजन प्राप्त कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इतना ही यूरिया हमारी बचत हो सकती है, जिससे किसानों को जो यूरिया में उसका पैसा जा रहा है उसकी बचत की जा सकती है। और इसके साथ साथ उस जो जैविक उत्पाद हमें पैदा मिल रहा है उसकी जो गुणवत्ता है वो अलग ही है। कभी कभी ऐसा भी होता है जी कि हमने फसल बो दी और हमने उसमें जीवाणु खाद भी डाल दिए, जीवाणु टीके लगा दिए, पर बारिश पड़ गई या कोई और ऐसा प्रकोप हो गया जिसके कारण हमारी फसल नहीं हो सकी और हम दोबारा उसे लगाना चाहते हैं, तो क्या तब भी हमें अपने बीजों को उपचारित करके लगाना पड़ेगा? जब भी हम बीज को उपचारित करेंगे या पौधे को उपचारित करते हैं उसको हमें दोबारा से उस जीवाणु के राइजोबियम जीवाणु से दोबारा उपचारित करना होगा। और उससे हम जो उपचारित करने के बाद हम दूसरी फसल लेते हैं उससे हम, अगर हम गेहूं की फसल लेते हैं, अगर दलहनी फसलों के बाद अगर गेहूं की फसल लेते हैं तो 2 से लेकर 20% तक की वृद्धि होने की संभावना है। डॉक्टर साहब के घर बैठे ही मिल सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो फसल जो हम जीवाणु टीकों को लगाकर पैदा कर रहे हैं उसमें और वो दूसरी फसल में क्या कुछ फर्क है, इसके बारे में पूरी जानकारी दें। जीवाणु टीका कितने पैसे का मिलता है? मैं जैसे IARI नई दिल्ली की बात करें तो 20 रुपये प्रति पैकेट, जिसका 200 ग्राम जिसमें जैविक खाद रहता है उसको प्राप्त किया जा सकता है। परंतु उसके लिए हमें बताने के लिए किसान भाइयों को पहले पत्राचार के द्वारा हम उसको पूरी डिटेल में बताया जा सकता है कि वो कहाँ से उपलब्ध हैं, किस किस संस्था से वे ले सकते हैं, तो ये हमारे पत्राचार से पता कर सकते हैं। अच्छा, और स्वाद में भी जी क्या कुछ फर्क रहता है इन फसलों में? बिल्कुल, जैसे कहावत है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। मैं इसे थोड़ा सा परिवर्तित करना चाहता हूँ। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन और तन, क्योंकि आजकल जो गंभीर बीमारियां हम ले रहे हैं, जैसा कि ज्ञात है पंजाब राज्य में सबसे ज़्यादा कैंसर के रोगी पाए गए हैं। उसके पीछे भी ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड का प्रयोग किया गया और जो यूरिया या इत्यादि जो खाद हैं उसका प्रयोग किया गया, उससे नुकसानदायक है। ये नुकसानदायक है। तो ये जो टीके लगाते हैं इनसे कोई नुकसान नहीं है? इससे कोई नुकसान नहीं है, बल्कि जो इसकी फसल पैदावार आती है और जो फसल का उत्पादन होता है उसमें वृद्धि होती है और उसका स्वाद भी बहुत निराला होता है। जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ, चौधरी चरण सिंह की 2 पंक्तियाँ हैं, देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलियानों से होकर गुजरता है। हमें अगर स्वस्थ रहना है और समृद्ध बनाना है अपने देश को, तो हमें किसान भाइयों को समृद्ध करना होगा।
तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत ही सुंदर बात कही और हम तो ये चाहते हैं कि हमारे सभी किसान ये जो जीवाणु टीके हैं इनका प्रयोग करें और अपना कृषि उत्पादन बढ़ाएं। आप यहाँ आए और आपने ये हमें जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।